मदद मांग रही है साहब। तो ये पानी की किल्लत को देखते हुए मैंने ये एक बोरिंग करवा के नीचे सभी कॉलोनियां हैं जिनमें पानी की किल्लत है, वहाँ पानी पहुँचाने का हम ही काम कर रहे हैं। पानी का काम रात में होता है क्योंकि इस बिजनेस का हर पार्ट पूरी तरह इलीगल है। दिल्ली में वाटर माफिया गड्ढे खोदता है, करीब 300 फीट गहरे गड्ढे खोदता है। चल भाई भर गया, बड़ा भाई बड़ा। फिर ग्राउंड वाटर पंप करके इन बड़े टैंकर्स में भरा जाता है। उसके बाद इस पानी को ये रात के अंधेरे में सिटी में पहुंचाते हैं। बड़ा भाई बड़ा। दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है। ये बात सामने दिख रही है हमारे को। 2 साल पहले था, आज में करीबन 10-15 फीट का फर्क पड़ गया। इसके बारे में काफी चिंता है। जैसे हमारा भी परिवार का गुजारा इसी से चला रहे हैं हम। जनता के पास पानी की कमी है, तो हम पानी की सप्लाई कर रहे हैं। सिटी के बढ़ने के साथ पानी इतनी तेजी से नीचे जा रहा है कि कोई सोच भी नहीं सकता। और दिल्ली की वाटर माफिया की कहानी शायद दुनिया भर की हर बढ़ती सिटी की बनने वाली है। अगले 10 साल के अंदर दुनिया की 2/3 आबादी को पानी के लिए रोजाना मेहनत करनी पड़ सकती है। आबादी बढ़ने और सूखे के हालात बदतर होने के साथ जिंदा रहने का ये जरूरी रिसोर्स टकराव को हवा दे रहा है। मिडिल ईस्ट से इंडिया और चाइना तक ग्लोबल सिक्योरिटी पर एक नई तरह का खतरा मंडरा रहा है। हर कोई वाटर माफिया से ही पानी खरीद रहा है, चाहे अमीर हो, गरीब हो या मिडिल क्लास। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली और उसके आसपास करीब 2 करोड़ 40 लाख लोग रहते हैं और इसके 30 से 40% को म्युनिसिपल वाटर सप्लाई नहीं पहुंचती, जिससे ब्लैक मार्केट वाटर ट्रेड और ऑर्गेनाइज्ड हो गया। ट्रक्स बड़े होते गए, इसे कंट्रोल करने वाले लोग अमीर होते गए और अब माफिया को लगता है कि ये पानी हमेशा रहने वाला है। मगर टेम्परेचर बढ़ने के साथ माफिया को पानी मिलना बंद हो जाएगा और तब खड़ी होगी हमारे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम। आज दुनिया भर में फ्रेश वाटर का स्टेटस किसी बड़े क्राइसिस से कम नहीं है। दुनिया का 1% से कम पानी पीने या इस्तेमाल के लिए मिल पाता है। इकोनॉमीज के बढ़ने और देशों के तरक्की करने के साथ साथ आबादी बढ़ रही है, तो पानी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। हम पानी को पोल्यूट कर रहे हैं, जिससे उसकी कमी और बढ़ती जा रही है। आज हम पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ रहा है, बारिश कभी आती है कभी नहीं। ये सब सोसाइटीज की स्टेबिलिटी पर असर डालेंगे। पानी की कमी को लेकर लोगों के सामने आमतौर पर 3 ही रास्ते होते हैं। या तो वो अडेप्ट कर ले अगर उनके पास रिसोर्सेज है, या फिर वो वहां से चले जाएं, या फिर वो वहीं पर सफर करें। और अगर वो जगह बदल भी ले तब भी ये पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बन जाता है।
ग्रीक आइलैंड लेस्बोस में ही 15,000 माइग्रेंट्स और रेफ्यूजीज पहुंच चुके हैं। सिर्फ इस आइलैंड पे ही रोजाना करीब 1,000 लोग आ रहे हैं। सीरिया में उथल पुथल और चल रही लड़ाई की वजह से बहुत से रिफ्यूजीज के लिए खूबसूरत लेस्बोस आइलैंड उनके यूरोप में दाखिल होने का पहला पड़ाव बन गया है। एक के बाद एक बोट से इस आइलैंड पर भारी तादाद में रिफ्यूजीज और माइग्रेंट्स पहुंच रहे हैं। यहाँ लोगों का तांता लगा हुआ है। मेरा नाम है हीबा जलेवाटी और मैं एक सीरियन अमेरिकन जर्नलिस्ट हूँ। मैं 3 साल से सीरियन कॉन्फ्लिक्ट पर नजर रखे हुए हूँ और ये रिफ्यूजी क्राइसिस इतनी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हर एक स्टोरी में लेयर्स हैं। मैं अब्बाद से हूँ जो साउथ अलेप्पो का बाहरी इलाका है। वो खेती लायक इलाका है पर अभी वहाँ सूखा पड़ा हुआ है। वहाँ पर कोई पानी की एक बूंद भी वेस्ट नहीं करता क्योंकि ऐसा वो कर ही नहीं सकता। पानी की कमी जो है, अब खेती खत्म हो गई है और लड़ाई शुरू हो गई है तो लोग अपना घर मकान सब छोड़कर टर्की और यूरोप चले गए हैं। इस इलाके में सूखे और पानी की कमी पर एकदम से ध्यान नहीं जाता, पर इसने यहाँ रहने वाले हर एक पर असर डाला है। मगर कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि 10 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े क्योंकि पानी खत्म होने की वजह से अब वो वहाँ खेती नहीं कर सकते। मैं खेती करता था। पहले हर जगह हमें पानी मिल जाता था, लेकिन धीरे धीरे वो मिलना मुश्किल हो गया। कभी कभी यहाँ वहाँ से भी मिल जाता था, लेकिन बहुत ही महंगा। इतना पानी ही नहीं था कि हम कुछ कर सकें। पीने के लिए भी पानी बहुत मुश्किल से मिलता था। 2006 में सूखा पड़ना शुरू हुआ और इन 5 सालों में इसने सीरिया के आधे से ज्यादा बेहद उपजाऊ इलाके को तबाह कर दिया। बड़ी तादाद में किसान अपने खेत छोड़कर नॉर्थ की उन भीड़ भरी सिटीज में चले गए जहां पहले से ही गुस्सा उबाल पर था। अंदाजन 8 लाख से 25 लाख किसान सीरिया के नॉर्थ में अर्बन सेंटर्स में गए हैं जहां उन्हें सिटीज के बाहर ऐसी जगहों में रखा गया है जो कभी पिछड़ी हुई बस्तियां हुआ करती थीं। वहां 18 से 35 साल के लोग हैं जो बेशक वॉर एज के हैं, पर अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था कि एक आम इज्जतदार जिंदगी जी सकें। उन्हें यहाँ रोके रखने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। पानी की कमी की वजह से खाने की कीमत बढ़ गई है और ये सारे फैक्टर्स मिलकर क्रिएट करते हैं इंस्टेबिलिटी। मैं परेशान था। सीरिया छोड़ने का फैसला बहुत मुश्किल था। अपना वतन छोड़ना आसान नहीं होता। हमें मजबूरन वहां से निकलना पड़ा क्योंकि जिंदगी और मौत का सवाल था। ये एक बड़ी वजह है हमारे वहां से आने की। बिना खाए तो कुछ दिन जिंदा रहा जा सकता है, लेकिन पानी के बिना मर जाएंगे। हालात ऐसे हो गए कि लोगों को लगा उन पर बॉम्ब गिर जाएगा या वो भूखे मर जाएंगे या प्यास से मर जाएंगे, और रास्ता एक ही था, वहां से जाना, वहां से निकलना। सुबह 11 बजे हम टर्की के समंदर के किनारे पहुंचे, फिर बोट में बैठे। ग्रीक बॉर्डर पर पहुंचने से ठीक पहले बोट का इंजन 1.5 घंटे तक बंद पड़ा रहा। बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं। हमें लगा कहीं बोट ही ना पलट जाए। मेरी बेटी को लगा मैं रो रही हूँ। मैंने कहा कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। फिर मैंने उससे कहा कि चलो सो जाते हैं। मैंने सोचा उसके लिए शायद यही सही है, क्योंकि नींद में जो होगा उसे पता नहीं चलेगा। This is Hellenic Coast Guard. You are in Greek territory waters.
हालात बहुत ही परेशान कर देने वाले थे। सिंस 2015 मेरा ख्याल है ज्यादातर सीरिया और इराक के 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए यूरोप, वो भी इसी समंदर को पार करके। उधर टर्की है। इन हालात के चलते लोगों का अब तक का यूरोप की तरफ सबसे बड़ा मास माइग्रेशन हुआ है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से। यूनाइटेड नेशंस जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लोगों को एनवायरमेंटल रेफ्यूजीज कहने से कतरा रही हैं। उन्हें एनवायरमेंटल माइग्रेंट्स कहना ज्यादा सही लगता है, इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम के तहत रेफ्यूजी होने के मायने हैं कि उन्हें उनकी कंट्रीज में बसने का हक मिल जाता है। और इसलिए अगली सेंचुरी के मिडिल तक एनवायरमेंटल माइग्रेंट्स की तादाद इतनी ज्यादा होने के आसार हैं कि उन नेशंस में उन्हें रेफ्यूजीज की तरह ट्रीट करने की कैपेसिटी ही नहीं होगी। सूखा और पानी की कमी उन इलाकों में एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिनकी सिक्योरिटी को लेकर हमें सबसे ज्यादा चिंता है। इसमें करीब आधा अफ्रीका है, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, और इसके साथ ही मिडिल ईस्ट भी है। ये वो इलाके हैं जिनमें देखा जा सकता है कि पानी की कमी एक बड़ी आबादी पर कितना असर डालती है, जिसकी वजह से होती है इंस्टेबिलिटी। और ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर हम अमेरिका में बहुत ज्यादा परेशान हैं। माइग्रेशन ह्यूमन हिस्ट्री का हिस्सा रहा है, मगर किसी एरिया में वाटर रिसोर्सेस के हमेशा के लिए खत्म होने से हुए माइग्रेशंस, दुनिया के पास इस तरह के माइग्रेशन से डील करने का कोई खास तजुर्बा नहीं है। ग्राउंड वाटर की कमी ही सीरिया की इकलौती पानी की दिक्कत नहीं है। इसकी बड़ी नदियां टाइग्रिस और यूफ्रेटिस सूखने लगी हैं। ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से है या इसके पीछे दूसरी ताकतें हैं? टाइग्रिस और यूफ्रेटिस ये दोनों टर्की से शुरू होकर सीरिया और फिर इराक के रास्ते बहती हैं। टर्की में बहती दोनों रिवर्स के हेड वाटर्स पर बहुत बड़े डैम्स हैं जो इस नदी के आगे के बहाव पर काफी असर डालते हैं। रिवर के रास्ते में आने वाली कंट्रीज को टेक्निकली अपर रिपेरियंस कहते हैं। तो अपर रिपेरियन के नाते टर्की एक तरह से सप्लाई को धीमा कर देता है बहाव में आगे आने वाली कंट्रीज इराक और सीरिया दोनों के लिए। रिवर सिस्टम जनरली उन कंट्रीज को फायदा पहुंचाती हैं जो इसके रास्ते में पहले आती हैं। अगर आप 2 या ज्यादा कंट्रीज के साथ रिवर शेयर कर रहे हैं और बहाव में सबसे बाद में हैं, तो एक तरह से आप फायदे में नहीं हैं। पहले ही सूख चुका मिडिल ईस्ट जल्दी ही दुनिया में पानी की सबसे ज्यादा कमी झेलने वाली आधी कंट्रीज का बसेरा बन जाएगा। पानी के तेल से ज्यादा कीमती होने पर ग्लोबल सिक्योरिटी के लिहाज से इसके क्या मायने होंगे? यमन और इलाके की दूसरी कंट्रीज में पानी की भारी किल्लत से जबरदस्त मारकाट मच सकती है। आईसिस ने पहले मुल्क पर कब्जा किया और फिर शहर पर। यूफ्रेटिस नदी के एक बड़े हिस्से पर उनका कब्जा हो गया और अब हुकूमत किसी को भी नदी के पास नहीं जाने देती। जो भी पीने का पानी लेने की कोशिश करता है उसे गोली मार देते हैं, और अगर उन्हें मारा नहीं जाता, पकड़ लिया जाता है, तो उनके सिर कलम कर दिए जाते हैं। वाटर रिसोर्सेज पर कंट्रोल इंसर्जेंट्स और गुरिल्लास के लिए अक्सर मैग्नेट का काम करता है। आईसिस के प्रोपेगेंडा को देखें तो ये सच में उनकी एपोकलिप्टिक सोच का हिस्सा है कि एक सैलाब काफिरों का सफाया कर देगा। उन्होंने पानी को एक मीडियम ऑफ वॉर की तरह देखा है, एक मीडियम ऑफ वायलेंस की तरह, और इसे वो बिल्कुल ऊपर थियोरेटिकल और थियोलॉजिकल लेवल से नीचे विलेज लेवल तक लाए हैं, जहां उन्होंने पानी को एक टैक्टिक की तरह यूज किया है। 2013 में जब आईसिस ने अपनी वायलेंट मुहिम शुरू की थी, तब इसके निशाने पर आए सभी टाउन्स और सिटीज एक चीज से जुड़े थे,
आईसिस इस मायने में यूनिक है कि इसने एक्चुअली एक स्टेट बनाने की मुहिम छेड़ी और पहले जिन इलाकों पर कंट्रोल करना चाहा वो सीरिया और इराक की दो बड़ी रिवर्स के किनारे पड़ते थे, यूफ्रेटिस और टाइग्रिस। आईसिस ने खुद को इस तरह पोजीशन कर लिया है जिससे ये पानी को हथियार बना सकें। आईसिस इस टैक्टिक को यूज करने वाले शुरुआती ग्रुप्स में से एक है जिसे हाइड्रो टेररिज्म कहा गया है। तो उन्होंने न सिर्फ पानी का कंट्रोल फिजिकली काट दिया, बल्कि पानी का कंट्रोल उनके हाथ में जाने से पैदा हुए डर को साइकोलॉजिकल टूल के तौर पर भी यूज करने में कामयाब रहे हैं। इनमें से कई इलाकों को कुओं का सहारा था और जमीन से पानी पंप करके निकालने के लिए उन्हें डीजल मिलता था। तो आईसिस इन्हें, जिन्हें वो रेबेल्स या इन्फिडल्स कहती है, सजा देने के लिए फ्यूल सप्लाई काट दी। इस तरह वो उस पानी से दूर हो गए जो उन्हें पीने, साफ सफाई और खेती करने के लिए चाहिए था। इससे वहां पर तबाही मच गई क्योंकि खेती के लिए तो पानी था ही नहीं और पूरी फसल बर्बाद हो गई, साथ ही सारी जमीन बंजर हो गई। अब हालात इतने बदतर हो गए हैं कि आप वहां रह ही नहीं सकते। हमारे यहाँ कुएं हैं जिनमें हम मोटर लगाते हैं, लेकिन तेल के बिना मोटर कैसे चलेगी? अगर तेल नहीं है तो आपको पानी नहीं मिलेगा। आईसिस ने 3 महीने तक पूरी रोक लगा दी थी। वो चाहते थे कि हम लोग भूख प्यास से मर जाएं। इतने बेरहम है वो। अपने कब्जे वाले टाउन्स और विलेजेस में आईसिस ने कुछ ऐसा बना लिया है जिसे आप चाहें तो कह सकते हैं वाटर माफिया। पानी यूज करने पर वो मोटा पैसा वसूलते हैं और उस पैसे से वो अपनी मिलिट्री कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। 2014 की गर्मियों में आईसिस फोर्सेस ने मोसुल डैम पर कब्जा कर लिया था। इराक में संडे को आईसिस मिलिटेंट्स ने मोसुल डैम पर कब्जा कर लिया। इससे आईसिस पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल करके सिटीज में बाढ़ ला सकते हैं या सैकड़ों लोगों को हो रही सप्लाई कंट्रोल कर सकते हैं। मोसुल डैम बगदाद से कुछ 100 किलोमीटर नॉर्थ में है। तो ये आइडिया कि आईसिस ने मोसुल डैम पर कब्जा कर लिया है, ये बहुत परेशान करने वाला था, क्योंकि अगर वो डैम को तोड़ देते तो शायद पानी की 70 फीट ऊंची दीवार सीधी टिग्रिस रिवर से होती हुई ग्रीन जोन तक जाती और वहां मौजूद अमेरिकन और अलाइड फोर्सेस का सफाया कर देती। आज हमारे सपोर्ट से इराक और कुर्दिश फोर्सेस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इराक में मोसुल सिटी के पास एक बड़ा डैम रिकैप्चर किया है। अगर वो डैम तोड़ा जाता तो बड़ी तबाही मच सकती थी। ऐसा फ्लड आता कि हजारों सिविलियंस की जानें खतरे में पड़ सकती थीं और बगदाद में हमारे एम्बेसी कंपाउंड पर भी खतरा होता है। अभी हाल तक पानी को ऐसे लिया जाता था जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट सिक्योरिटी या ह्यूमन सिक्योरिटी इशू। लेकिन डिफेंस कम्युनिटी को समझ में आने लगा है कि कैसे एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस उन कंट्रीज में सोसाइटल डिस्ट्रप्शन पैदा कर सकते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स के लिहाज से अहम हैं। सूखे के हालात में आबादी के तेजी से बढ़ने और लड़ाई के खतरे की वजह से मिडिल ईस्ट में पानी की किल्लत को कोई चमत्कार ही दूर कर सकता है। डेजर्ट और मेडिटेरेनियन के बीच मिडिल ईस्ट में एक कंट्री के पास बहुत सारा पानी है, लेकिन सिर्फ कुछ साल पहले इजराइल अपने इतिहास का सबसे भयंकर सूखा झेल रहा था। इस समय इजराइल की वाटर सप्लाई के सूखने का खतरा है। जबरदस्त सूखा हर उस चीज पर खतरा बना हुआ है जिसे पाने के लिए हमने इतनी मेहनत की है। बड़ा भयंकर सूखा था।
2009 में कदम रखते ही इजराइल पर बड़ी भारी मुसीबत आन पड़ी थी। मुझे जब हेड ऑफ द वाटर अथॉरिटी नॉमिनेट किया गया तब सोचा नहीं था कि मुझे उस जैसी क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जल्दी ही मुझे समझ आ गया कि हमारे पास प्रैक्टिकली बिल्कुल भी पानी नहीं है। इसराइल में उस वक्त एक कमर्शियल मशहूर हुआ था। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की थी, शायद वो फिल्म एक्टर थी या फिर बास्केटबॉल प्लेयर थी, और जब वो बात करती थी तो उसके चेहरे पर क्रैक्स पड़ने लगते थे। इससे हर कोई समझ गया कि प्रॉब्लम बहुत ही सीरियस है और पानी की खपत 20% तक घट गई एकदम से। वाटर रिसाइकलिंग में जबरदस्त पैसा लगाने के बाद कंट्री अपना 85% वेस्ट वाटर रीयूज करने में कामयाब रही, लेकिन पीने का पानी अब भी पूरा नहीं पड़ रहा था। इजराइल की सरकार समझ गई कि जब तक हमारे पास इजराइल के सभी लोगों के लिए पीने के पानी का कोई रिलायबल रिसोर्स नहीं होगा, हम कंट्री को इस तरह से डेवलप नहीं कर सकते जैसा कि हम चाहते हैं। असल में डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी एक बड़ा कदम साबित हुई है, जिससे इजराइल बड़े पैमाने पर सॉल्टी वाटर को फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर में तब्दील कर रहा है। बहुत सी वजहें थी इजराइल के डिसैलिनेशन की तरफ कदम बढ़ाने की, और बहुत सी वजहों में आइसोलेटेड कंट्री होने के बावजूद ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं थी। पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक मूव के तौर पर उन्होंने इसमें हेविली इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और इस वजह से इजराइल में ये बदलाव दिखने लगा। हाई प्रेशर पंप सी वाटर को तेजी से अल्ट्रा फाइन मेम्ब्रेन से गुजारते हुए सॉल्ट अलग कर देते हैं। फिर साफ किया गया पानी नेशनल वाटर सप्लाई सिस्टम में जाता है। इजराइल में साल में करीब 1 अरब क्यूबिक मीटर्स की पीने के पानी की सप्लाई होती है, जिसका करीब 60% डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। तो ये एक रेवोल्यूशन है। हम दुनिया में वेस्ट वाटर के नंबर 1 रिसाइकलर हैं। हमारे यहाँ डीसैलिनाइजेशन होता है। इजराइल हैज नो वाटर प्रॉब्लम। डीसैलिनाइजेशन एनर्जी की कॉस्ट पर बहुत डिपेंड करता है, तो इसे तभी बनाया जा सकता है जब इसका इस्तेमाल पीने के पानी के लिए हो, और जब वो पॉपुलेशन कोस्ट पर रहती हो तो फिर उनके पास कोई और चारा नहीं होता है। इस वक्त डीसैलिनेटेड पानी कन्वेंशनल पानी के मुकाबले शायद 3 या 4 गुना महंगा है। इससे निकलने वाले रेसिड्यूज टॉक्सिक होते हैं, जिन्हें एनवायरमेंटली सेफ तरीके से डिस्पोज करना होता है, लेकिन आगे चलकर डीसैलिनेशन की लागत कम हो जाती है, तो उससे पानी के जियोपॉलिटिक्स में बदलाव आएगा। पानी की जियोपॉलिटिक्स एकदम उलट जाएगी। एक इंजीनियर होने के नाते मेरा मानना है कि हमें अपने प्लैनेट पर वैल्यूज का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप किसी सूखे इलाके के बीच में हैं और पास में पानी नहीं है जो लाइफ के लिए जरूरी है, तो पानी सप्लाई करना लाइफ क्रिएट करने जैसा है। इजराइल के इस बड़े रेवोल्यूशन ने कंट्री की लाइफ बदल डाली है, लेकिन होली लैंड के इस वाटर मिरेकल की एक डार्क साइड भी है। – 1967 से वेस्ट बैंक इजराइल के मिलिट्री लॉ के तहत रहा है, और वेस्ट बैंक के वाटर रिसोर्सेज भी उसी मिलिट्री ऑक्यूपेशन के तहत हैं जैसे बाकी के रिसोर्सेज हैं। ड्रिंकिंग वाटर तक पहुंच, सीवेज सिस्टम, ये सभी चीजें इजराइल के अंदर जितनी मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल पैलेस्टीनियन टेरिटरीज के अंदर है। 30% पैलेस्टीनियंस को हफ्ते में 3 घंटे भी कम के लिए पानी मिलता है। हमारे घर पाइप से जुड़े हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं आता। वेस्ट बैंक में 28 लाख पैलेस्टीनियंस में से ज्यादातर पानी की इस किल्लत से परेशान हैं। कई हजार लोग पानी के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की पहुंच से दूर हैं। कुछ गांवों और कस्बों में लोग टैंकर से पानी खरीदते हैं, जो बहुत ही महंगा होता है और क्वालिटी वाइज बहुत ही खराब होता है।
मैं रोज पानी ले जाता हूं और दिन में करीब 4-5 बार चक्कर लगाता हूं। गर्मी बढ़ने के साथ डिलीवरीज भी बढ़ जाती हैं क्योंकि पानी की खपत बढ़ जाती है। दिन में मुझे 10 चक्कर भी लगाने पड़ जाते हैं। वेस्ट बैंक दरअसल पानी से घिरा हुआ है। इसके ईस्टर्न बॉर्डर्स के साथ बहती है जॉर्डन रिवर और जमीन का ये हिस्सा इलाके के सबसे बड़े एक्विफर्स के ऊपर मौजूद है। लेकिन इजरायली ऑक्यूपेशन के तहत पैलेस्टीनियंस को नदी तक जाने और जमीन के नीचे से पानी निकालने की मनाही है। इस किल्लत से निपटने के लिए ज्यादातर पैलेस्टीनियंस के पास इजरायली वाटर कंपनी मैकोरोट से पानी खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैकोरोट एक इजरायली नेशनल कंपनी है जो पानी डिस्ट्रीब्यूट करती है। उनका वेस्ट बैंक के कुछ कुओं पर कंट्रोल है, इसलिए आज लोग अपनी 1/3 से ज्यादा कमाई मैकोरोट से पानी खरीदने पर खर्च कर रहे हैं। तो बेसिकली मैकोरोट हमारा ही पानी हमें बेच रही है। हाइड्रोलॉजी का फ्लो पॉलिटिक्स को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। अपनी 1/3 वाटर सप्लाई के लिए इजराइल जिन एक्वाफर्स के भरोसे है वो वेस्ट बैंक के अंदर से निकलते हैं। पानी निकालने की जगह पर रहने वाले पैलेस्टीनियंस जानते हैं कि एक्वाफर्स वेस्ट बैंक के अंदर है, तो वो दलील देते हैं कि ये पानी पैलेस्टीन का है। पानी बहकर इजराइल के इलाकों में जाता है और इजराइल उस पानी को 1950 से निकाल रहा है और वो चाहता है कि उस पर उसी का हक रहे। अगर फिलिस्तीनियों को उनकी मनमानी करने की छूट दे दे तो वो एक्विफर्स को पूरी तरह सुखा देंगे। हमें पानी को नेशनल अथॉरिटीज के तहत ही रखना होगा। पानी का मालिक कौन है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। असल में तो पानी पर जिसका कंट्रोल है वो है इजराइल। वेस्ट बैंक के हमारे ही रिसोर्सेज हमारी पहुंच से दूर हैं। हमारी ही जमीन के नीचे के पानी पर कंट्रोल नहीं है। 1995 में इजरायलीज और पैलेस्टीनियंस के बीच हुए ऐतिहासिक ओस्लो अकॉर्ड के फॉलोअप ने जमीन के नीचे का 80% पानी इजराइल को दे दिया। ये अग्रीमेंट 5 साल तक चलना था, लेकिन 20 साल बाद पैलेस्टीन की आबादी बेतहाशा बढ़ गई, मगर पानी में उनकी हिस्सेदारी वैसी ही बनी हुई है। वेस्ट बैंक में अरब विलेजेस के घरों में नल ज्यादातर सूखे ही रहते हैं। उनकी शिकायत है कि इजराइल पानी हन्ना टैंक में पानी का लेवल चेक कर रहा है, देख रहा है उसमें पानी है कि नहीं। पानी है टैंक में? खाली ही है, लगता नहीं कि कल तक चलेगा। ठीक है, थोड़ी देर पंप चला दो। ठीक है, पंप चला देता हूँ। अच्छा, आप नीचे आ जाओ। बेथलेहेम में पानी की बहुत कमी है, खासकर गर्मियों में। किल्लत इतनी ज्यादा है कि कुछ लोगों को हफ्ते में 1 बार ही पानी मिलता है और कुछ लोगों को तो 2 हफ्ते में 1 बार ही पानी मिल पाता है, जबकि कुछ लोगों को तो पूरे महीने ही पानी का इंतजार करना पड़ता है। इतनी मुश्किल है कि क्या करें, ये तो एक जुनून जैसा हो गया है। हमारे तो दिमाग में हर वक्त पानी ही चलता रहता है, उसी में दिमाग उलझा रहता है। थोड़ा पानी तो है इसमें, पंप चलाता हूं। सर्दियों में हम बारिश का पानी जमा करते हैं। पानी कभी कम आता है, कभी ज्यादा आता है। पंप से पानी खींचते हैं, फिर वो पानी टैंक्स में पहुंचता है। पानी नहीं आता तब हम यही करते हैं। हालात बदतर हैं, पर हम इससे ज्यादा और कर भी क्या सकते हैं। नहीं, ये नाइंसाफी हमारे साथ कब तक होती रहेगी। इजराइल अपने नागरिकों को वेस्ट बैंक के सेटलमेंट्स में बसने के लिए एनकरेज करता है, कुछ हद तक ये पक्का करने के लिए कि इन खास कॉम्पाउंड्स में पानी की कमी ना हो। वेस्ट बैंक के सभी सेटलमेंट्स हमारे सिस्टम से जुड़े हैं और हाँ, वहाँ मैकोरोट से पानी पहुँचता है। उन्हें दूसरे लोकल सोर्सेस से भी पानी पहुँचता है, लेकिन मेन सप्लाई हमारे यहाँ से ही होती है। पूरे वेस्ट बैंक में इजराइल सरकार की मदद से 120 से ज्यादा सेटलमेंट्स बनाए गए हैं। सेटलमेंट्स में रह रहे 3,80,000 इजरायलीज वेस्ट बैंक की पैलेस्टीनियन आबादी के मुकाबले पानी की 4 गुना ज्यादा खपत करते हैं। ये वो सेटलमेंट्स हैं जो कि हमारी जिंदगी को बेहाल बना रहे हैं, मुश्किल बना रहे हैं।
सेटलमेंट्स अपना ज्यादातर पानी हमारे एक्विफर्स से, उन कुओं से ले रहे हैं जो वेस्ट बैंक में ड्रिल किए गए हैं। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा सेटलमेंट्स को इलीगल मानता है और पैलेस्टाइन के नजरिए से ये सिर्फ इलीगल नहीं बल्कि इमोरल है। मकसद साफ है, ये लोगों को वहां से चले जाने को मजबूर करने के लिए है, क्योंकि पानी नहीं होगा तो लोग वहां कैसे रहेंगे। मैं वहां रह रहे लोगों तक पानी पहुंचाता हूं। दिन के वक्त इजरायली आर्मी सड़कें बंद कर देती है, तो हम रात में दूसरी सड़क से आते हैं ताकि वो हमें देख ना पाएं। हम रात में उन्हें पानी पहुंचाते हैं, क्योंकि देखिए पानी के बगैर तो जिंदगी चल नहीं सकती ना, तो हमें मजबूरी में ये जोखिम उठाना ही पड़ता है। मुझे यहाँ हदीदिया में रहते मुद्दतें हो गई हैं। पहले मेरे अब्बा रहते थे, उनसे पहले उनके अब्बा रहते थे। पानी कहाँ पर डालना है? मटकों में डाल दो बच्चों के पीने के लिए, उसके बाद जो बचे उसे इन ड्रमों में डाल देना। पानी के मामले में तो हालात बहुत ही बदतर हैं। इस साल सूखा भी पड़ा है। अब हमें ऐन अल बैदा के कुओं से पानी मिल रहा है जो यहाँ से 72 किलोमीटर दूर है। हम इस पानी की कीमत चुकाते हैं। वो जो वहां सेटलमेंट है उसका नाम है रोई। वहां उन पेड़ों को देखो कितने हरे भरे हैं, और उन एयर कंडीशन कंक्रीट बिल्डिंगों को देखो। वहां स्विमिंग पूल भी हैं जो यहां से नहीं दिखते। और एक नजर इधर हमारे घरों पर तो डालिए, क्या हालत है इनकी, किन हालात में जी रहे हैं हम। उन लोगों को ये रोजाना से इजराइल की ये पॉलिसी पक्का करती है कि तमाम सर्विसेज का वजूद खत्म हो जाए और हमें पानी मिलना बंद हो जाए। ये यहां से भगाने की पॉलिसी है। 1967 में यहां करीब 300 फैमिलीज रहा करती थीं इस इलाके में। 1997 में इस जगह पर सिर्फ 51 फैमिलीज रह गईं। मगर आज यहां महज 14 फैमिलीज ही हैं, जिनमें कुल मिलाकर कहें तो बस 98 लोग हैं। ये स्कूली बच्चे ये यहां से नहीं जाएंगे, क्योंकि इस जमीन को इनकी जड़ें पकड़ चुकी हैं। जिस तरह की दिक्कतों में वो यहां पड़े हुए हैं, मुझे डर है ये जनरेशन बहुत गुस्से वाली होगी। इजराइल की बुनियाद पड़ने के साथ ही इस इलाके में पानी को लेकर छोटी मोटी लड़ाइयां होती रही हैं, लेकिन आधे कॉन्टिनेंट की दूरी पर पानी को लेकर एक कहीं बड़ी जंग हो सकती है। इजराइल हमेशा से अपने वाटर रिसोर्सेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहा है और दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से एक्चुअल में जितने भी वायलेंस के केसेस हैं, 38 केसेस में से 27 केसेस इजरायलीज और अरब्स के बीच हैं। हमारे लिए पानी जियनिस्ट ड्रीम के पूरा होने के जैसा है। ये ड्रीम कि सारे जूश लोग यहाँ पर आ जाएं, उसके लिए काफी पानी चाहिए। इजराइल के बनने के बाद से ही पानी ने इसके अरब पड़ोसियों के साथ टकराव को हवा दी थी, जो और बढ़ गया 1967 में हुई 6 डे वॉर में। पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि सीरिया के सीज फायर के साथ लड़ाई खत्म हुई, पर हम कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में हालात अभी वैसे नहीं रहेंगे। लड़ाई खत्म होने पर इजराइल जमीन हासिल कर चुका था, लेकिन असली इनाम तो जमीन के नीचे था। 6 डे वॉर के पीछे बहुत सी दूसरी वजहें थी, लेकिन इसके साथ ही वॉर के खत्म होने पर इजराइल को गोलन हाइट्स मिल चुकी थी, जो था जॉर्डन बेसिन का हेडवाटर्स।
वेस्ट बैंक के साथ एक्विफर्स हासिल हुए जिन पर वो 1950 से डिपेंड कर रहे थे। तो इजराइल की, जिसे हम कहते हैं हाइड्रो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग, वो वॉर में हासिल हुए इलाके की वजह से लंबे वक्त तक के लिए बेटर हो गई थी। एरियल शरोन ने कहा था कि 6 डे वॉर जितनी पानी को लेकर थी उतनी ही जमीन को लेकर भी थी। एक ही झटके में इजराइल ट्रांस बाउंड्री वाटर इनफ्लोस पर डिपेंडेंट होने से अपने सब रीजन का ट्रांस बाउंड्री वाटर कंट्रोलर हो गया। तो वो लड़ाई पानी की ऐसी लड़ाई थी जैसी आज के दौर में हमने शायद ही देखी हो। कुछ इजरायलीज की राय है कि वेस्ट बैंक के एक्विफर्स पर कंट्रोल पैलेस्टीन को इसकी ओवर ड्रिलिंग करने से रोकने के लिए जरूरी है। वेस्ट बैंक में कुएं खोदने में दिक्कत यह है कि अगर एक्विफर से इजराइल का कंट्रोल खत्म हो गया, अगर इसका वाटर लेवल कुछ मीटर नीचे चला गया, तो एक्विफर में सी वाटर आ मिलेगा और तब हम इसे गंवा देंगे। उसके बाद क्या होगा? सब खत्म। एक्विफर्स से ज्यादा पानी निकालने के खतरे वेस्ट बैंक से महज 48 किलोमीटर दूर पैलेस्टीन के दूसरे अलग थलग बसे इलाके गाजा में दिखाई देने लगे हैं। 2005 में इजराइल ने गाजा स्ट्रिप से पीछे हटकर जमीन के नीचे के कोस्टल एक्विफर्स से अपना कंट्रोल हटा लिया था। मुझे याद है गाजा में जब हमने उनसे कहा संभल के, क्योंकि अगर तुमने गैर कानूनी वेल्स अलाउ किए तो एक्विफर्स सूख जाएंगे। आज 6000 से ज्यादा वेल्स हैं। गाजा के एक्विफर्स में अब पानी बिल्कुल नहीं बचा है। गाजा में बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है क्योंकि गाजा में हमारा पानी पल्यूटेड हो गया है। वहां का पानी इंसानों के यूज करने के लायक नहीं रहा और अगर हमने कुछ नहीं किया और इसके हालात के बारे में किसी से बात नहीं की तो 2020 तक नुकसान काबू से बाहर हो जाएगा। इजराइल में पानी की भरमार हाइड्रो डिप्लोमेसी की बुनियाद डाल सकती है या फिर बस अपनी ताकतवर पोजीशन को मजबूती दे सकती है। मैं तो यही कहूंगा कि शायद 10 या 20 साल पहले पानी जंग की वजह था। आज हमें अपने वाटर सोर्सेज को संभाल कर रखना चाहिए। इसे अपने लिए तो सेफ रखना ही होगा। एक्चुअली हम ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं अपने खर्च से, तो हम पानी दे सकते हैं, बेच सकते हैं अपने नेबर्स को। 3 साल पहले इजराइल ने अनाउंस किया था कि हमारे यहाँ पानी की किल्लत नहीं है, तो मैं खड़ा हुआ और कहा ओके कंग्रेचुलेशंस, आपके यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, तो क्या आप प्लीज हमें हमारा पानी वापस देंगे? देखिए, फिलिस्तीन के लोग हमेशा मुंह सिलकर नहीं बैठे रहेंगे। अगर इजराइल के लोग अपनी बेवकूफी भरी पॉलिसी पर कायम रहे तो उन्हें बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये टकराव एक चेतावनी है कि एक पॉपुलेशन अगर दूसरे के पानी पर कंट्रोल करे तो क्या हो सकता है, लेकिन जब एक नेशन पूरे कॉन्टिनेंट की वाटर सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करे तो क्या हो सकता है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ब्रह्मपुत्र दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बहने वाली नदी है। चाइना से हिमालय के रास्ते साउथ में बहते हुए ये दुनिया के मोस्ट हेवीली मिलिटराइज्ड बॉर्डर्स में से एक को क्रॉस करती है। सालों से एशिया के 2 बड़े नेशंस के बीच उस चीज को लेकर तनाव बना हुआ है जिसे भारत में कई लोग चाइना की न बुझने वाली प्यास के तौर पर देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट चाइना 63 साल में अब तक का सबसे बुरा सूखा झेल रहा है। चाइना में सूखे का कहर जारी है जो खत्म होता नहीं दिख रहा। चाइना अलग अलग लेवल्स पर पानी की दिक्कतों से निपट रहा है। नॉर्थ चाइना प्लेन में दुनिया की बहुत सी जगहों की तरह ओवर पम्प्ड एग्रीकल्चरल इलाके हैं और इससे निपटने के लिए चाइनीज ने दुनिया के लार्जेस्ट डैम कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स में से एक की शुरुआत की है। आज चाइना में 90,000 से ज्यादा डैम्स हैं। ये दुनिया की मोस्ट डैम्ड कंट्री है। चाइना में पानी की हमेशा बड़ी दिक्कत रही है। चाइना में फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी वर्ल्ड एवरेज की बस 1/3 है।
बहुत सी रिवर्स पोल्यूटेड हैं और अब क्लाइमेट चेंज की वजह से मेन रिवर्स तो सूखने ही लगी हैं। चाइना की गवर्नमेंट जानती है कि ये कम्युनिस्ट पार्टी की लेजिटिमेसी पर एक बहुत बड़ा खतरा है, वो खत्म हो सकते हैं। 1951 में तिब्बत को अपने में शामिल करने के बाद से चाइना का एशिया को पानी देने वाले टिबेटन प्लेटो के ग्लेशियर्स पर कब्जा रहा है। अर्ली 1950s में चाइना के टिबेटन प्लेटो को अपने में शामिल करने से ही एक डी फैक्टो वाटर वॉर जैसी रही है, क्योंकि इसने एशिया का वाटर मैप बदल दिया। चाइना एशिया की 1 दर्जन से ज्यादा कंट्रीज की वाटर सप्लाई का सोर्स बन बैठा। चाइना के बहुत से नेबर्स टिबेटियन प्लेटो से आते पानी के बहाव पर डिपेंड करते हैं, जिसके सहारे 1.3 बिलियन लोगों की रोजी चलती है, जो दुनिया की 1/5 आबादी है। चाइना ने मेकोंग और साल्वीन नदियों की अपस्ट्रीम्स पर 9 बड़े डैम्स बनाए हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया की लाइफलाइंस हैं। अभी 30 और डैम्स बनाने का प्लान है। सरकार कहती है कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स हैं, जिनका नदियों के बहाव पर मामूली असर होता है। लेकिन ऐसा ना मानने वाली डाउनस्ट्रीम कंट्रीज के पास चाइना से टकराने की ताकत नहीं। चाइना एक हाइड्रो हेजेमॉन के नाते जाना जाता है, क्योंकि डाउनस्ट्रीम नेशंस के मुकाबले किसी अपस्ट्रीम नेशन के पॉलिटिकली और मिलिटरीली इतना ज्यादा पावरफुल होने की मिसाल मुश्किल से ही मिलती है। नॉर्थ में पानी की कमी से निपटने के लिए हाल ही में चाइना ने एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें साउथ से पानी को मोड़कर नॉर्थ में हजारों किलोमीटर आगे बीजिंग तक ले जाया जाएगा। किसी भी कंट्री ने इस पैमाने पर कभी कोई काम नहीं किया जैसा चाइना ने किया। अपने सो कॉल्ड ग्रेट साउथ नॉर्थ वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट की तरह। हम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जिसकी मॉडर्न हिस्ट्री में कोई मिसाल नहीं है, क्योंकि मुसीबत ही इतनी बड़ी है और हम मजबूर हो गए हैं अब टिबेटियन प्लेटो से और ज्यादा अमाउंट में पानी निकालने के लिए। एंड यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्मॉल अमाउंट, यू आर टॉकिंग अबाउट मैसिव अमाउंट। प्रोजेक्ट को लेकर इंडिया में काफी कड़वाहट पैदा हुई है, जिससे डर है कि ब्रह्मपुत्र को मोड़ने से नदी के पानी का रास्ता बदल जाएगा, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बांग्लादेश के लिए ताजे पानी की एक मेजर सोर्स है। इंडिया की चिंता चाइनीज पैटर्न से है, जो यूजुअली अपस्ट्रीम पर ज्यादा से ज्यादा डैम्स बनाने से शुरू होकर धीरे धीरे इंटरनेशनल बॉर्डर के और पास आने तक का है। तो आने वाले सालों में हमें ब्रह्मपुत्र पर वैसा ही पैटर्न दिख सकता है। चाइना जो कर रहा है वो काफी कुछ वाटर वॉर ही है। वो लड़ाई छेड़ रहा है एप्रोप्रिएट वाटर रिसोर्सेज, जो शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, उन रिवर्स को टारगेट करते हुए जो दूसरी कंट्रीज में जाती हैं। ये लड़ाई बता